नमस्कार, आज हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है यहाँ पर सीखना। तो अधिगम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किस तरीके से, किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। लर्निंग का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह से इसका दूसरी जगह प्रयोग कैसे करेंगे, जो चीज़ हम सीखे हैं उसको दूसरे काम में कैसे प्रयोग करेंगे। तो पहले अर्थ देख लेते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य दूसरी परिस्थिति में प्रायः सहायक होती है, यानी कि उसका प्रयोग दूसरी जो काम कर रहे होते हैं वहाँ भी उसका प्रयोग करते हैं तथा इस प्रकार एक अनुभव से दूसरा अनुभव होता है। और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर यह चलने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ उदाहरण देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीख लिया है तो इस ज्ञान से वह आगे जाकर मोटरसाइकिल चलाना भी यानी बाइक चलाना भी सीख जाएगा। इसी प्रकार गणित का ज्ञान उसे दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे बाज़ार में जाते हैं तो सामान खरीदते हैं तो उसकी जोड़ती हिसाब करना, वहाँ पे भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं गणित का। इस प्रकार जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में कार्य सीखने में सहायक होता है तो इसे हम सीखने का स्थानांतरण या अधिगम स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जब एक जगह सीखे, एक चीज़ को सीखे तो उसका दूसरी जगह प्रयोग किए। जैसे यहाँ पर साइकिल चलाना सीखे तो मोटरसाइकिल चलाना भी, मोटरसाइकिल जब हम सीखेंगे तो वहाँ पे हमारी हेल्प होगी, जल्दी से सीख जाएंगे। उसी प्रकार गणित का उदाहरण देख लिया। कुछ परिभाषाएं हैं। अंडरवुड के अनुसार अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव होता है, यानी कि जो वर्तमान में अभी हम कर रहे हैं उसका पहले का अनुभव का प्रभाव होता है, यानी कि सहायक होता है, जो चीज़ हम सीखे रहते हैं पहले से। हिलगार्ड एवं एटकिंसन का कहना है कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। कॉल्सनिक के अनुसार अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोगिता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। कैंडलैंड के अनुसार स्थानांतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधित होता है। सोरेनसन का कहना है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना है, यानी कि सारे लोग का यही कहना है, जो हम पहले से सीखे हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, वो अधिगम स्थानांतरण का रूप ले लेता है। अब अधिगम स्थानांतरण का प्रकार देखें, इसके कितने प्रकार हैं। इसके 7 प्रकार हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, लंबात्मक स्थानांतरण, एकपक्षीय स्थानांतरण और द्विपक्षीय स्थानांतरण। 7 है, एक एक करके हम देखते हैं। पहला सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नए परिस्थिति या जो चीज़ सीख रहे हैं उस विषय को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि एक समय में जो हम सीखे हैं उसका दूसरे परिस्थिति में जो चीज़ सीख रहे हैं उसमें कैसे प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, गणित का ज्ञान को भौतिक शास्त्र की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना। जैसे मुझे मैथ मालूम है और जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जो रहता है मैथ, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सकारात्मक स्थानांतरण का ये महत्व होता है। अब देखते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, यानी कि जो चीज़ हम सीखे हुए हैं वह नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, अमेरिका के लोग जीवन भर मतलब वो लोग बाई तरफ से गाड़ी चलाते हैं
और अगर उसे इंडिया में लाकर कहा जाए कि आप दाएं तरफ बैठकर गाड़ी चलाइए तो उनको चलाने में परेशानियां होगी। ये नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण हो गया जो बाधा उत्पन्न करता है। शून्य स्थानांतरण, जब एक कार्य को प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही रुकावट उत्पन्न करता है। इसमें यह है कि ना तो सहायता करेगा और ना ही रुकावट, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ज्योग्राफी का नॉलेज भौतिक शास्त्र की समस्या, भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। ये इसका उदाहरण हम ले लिए। इस शून्य अंतरण के कारण यह हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति में कोई संबंध नहीं है। तो उदाहरण हम देख लिए क्योंकि उनके बीच कोई संबंध नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट है। अब देखेंगे क्षैतिज स्थानांतरण, ये क्या है? जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में यानी कि क्लास में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायता होता है तो उसे हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लास 10 में सीखा हुआ गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना। यानी कि जो था हमारा एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान, तो हम ले लिए यहाँ पर गणित, और दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान के सीखने में सहायक। तो दूसरे क्षेत्र एक ही कक्षा यहाँ पर है और 10 में सीखे हुए गणित का प्रयोग किया हम विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं में, यानी कि 10 क्लास में ही जो मैथ हम सीखे हैं, गणित सीखे हैं, उसका हम विज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। लंबात्मक स्थानांतरण, जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि में करता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे 8 तक के व्याकरण के ज्ञान को, जो चीज़ हम व्याकरण सीखा उसे 9-10 में भी यदि उपयोग में लाया जाता है तो इसे लंबात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। यहाँ पर हुआ जो एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव, जो चीज़ हम सीखें उस अवधि का आगे भी प्रयोग करेंगे। जैसे हम 8 क्लास में अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इसका प्रयोग हम 9-10 क्लास में भी करेंगे, तो ये लंबात्मक स्थानांतरण आ जाएगा। अब देखेंगे एक पक्षीय स्थानांतरण। जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो इसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि एक अंग, हाथ ले लिए, एक हाथ ले लिए, कोई लेफ्ट हैंड ले लिए, दूसरा कार्य भी उसी से सीखते हैं। तो उदाहरण में देख लीजिए, बाएं हाथ से लिखने का कौशल और उसी हाथ से कपड़ा सिलने का भी कौशल। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल, यहाँ पर 2 काम को सीखने में सहायक होता है तो ये एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि एक ही साइड हाथ से हम 2 काम कर सकते हैं, तो एक पक्षीय स्थानांतरण। अब द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या है? जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है, जिसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों उदाहरण, दोनों हाथ ले लेंगे। यहाँ पर मतलब जो लिखा हुआ है कि जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल
एक अंग यानी कि राइट हैंड ले लिया और दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक हो। दूसरे अंग में हम लेफ्ट हैंड ले लिए तो यहाँ पर उदाहरण आ जाएगा, जैसे दोनों हाथ से एक समान लिखते हैं कुछ बालक, राइट से भी लिखेंगे और लेफ्ट से भी लिखेंगे, या काम करते हैं दोनों हाथ से बेहतर तरीके से। आगे देखेंगे सिद्धांत। यहाँ पर 6 सिद्धांत है हमारा। अधिगम स्थानांतरण का प्रकार तो देख लिए, 7 प्रकार था, और उसके बाद सिद्धांत देखेंगे और उसके बाद अधिगम की दशाएं, कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जो लाभकारी हो। सिद्धांत में हम देखते हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समरूप तथ्यों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, GS का सिद्धांत, आदर्शों का सिद्धांत, पूर्णकार या गेस्टाल्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न शक्तियां होती है, जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निर्णय शक्ति। ये सभी शक्तियां विशिष्ट प्रकार की होती है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इन्हें स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार पहलवान नियमित और कठोर व्यायाम द्वारा शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास द्वारा इन मानसिक शक्तियों को भी विकसित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का स्थानांतरण में विषय वस्तु का नहीं, इन मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण होता है। उदाहरण के लिए यदि गणित के शिक्षण में बालकों में तर्क शक्ति का विकास कर दिया जाता है तो यह तर्क शक्ति उन्हें अन्य विषय के अध्ययन में भी सहायक होता है। स्कूल में उदाहरण के लिए देख लीजिए, संस्कृत गणित इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि छात्रों का स्मरण शक्ति का विकास हो। समरूप तथ्यों का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। उनके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक होता है जबकि इन दोनों विषय में कुछ तत्व समान हो, यानी कि दोनों में मिलता जुलता हो, तभी यह सहायक होगा। दोनों विषय में जितनी अधिक समानता होगी, अगर दोनों विषय में अगर समानता कुछ मिलजुल जाएगा तो स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। जैसे हम मैथ पढ़ चुके हैं और साइंस में कुछ दिया हुआ है अंक गणितीय चीज़, तो उसे हम जल्दी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि दोनों विषय में जितनी अधिक समानता होगी स्थानांतरण भी उतनी अधिक होगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पर साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाने इसलिए जल्दी आ जाती क्योंकि दोनों में संतुलन प्रक्रिया समान है। इसी प्रकार देख लीजिए, बैडमिंटन के खेल का ज्ञान टेबल टेनिस के खेलने में सहायक होता है। समानीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जूड है। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य या अनुभव से कोई समान नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग आसानी से कर सकता है। यहाँ पर है कि कोई नियम निकाल लिया व्यक्ति तो उसको दूसरी जो परिस्थिति आएगी उसमें भी प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षक के मनोविज्ञान का ज्ञान, सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान कक्षा की बहुत सी समस्याओं को समाधान करने में सहायक होता है। यानी कि टीचर को अगर नॉलेज हो मनोविज्ञान का, सीखने के सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का, तो वह जो भी समस्या आएगी वो आसानी से हल कर लेगा। एक अन्य उदाहरण भी, कश्मीर में रहने वाले हिंदू मुसलमान सभी प्रायः मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं क्योंकि दोनों ही सर्दी से बचाव करते हैं। इस संबंध में समान सिद्धांत यह हुआ कि जहाँ सर्दी अधिक पड़ेगी वहाँ के लोग अधिकांशतः मांसाहारी होंगे। इस प्रकार इस आधार पर हम दूसरे ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का भी अंदाजा लगा सकते हैं उनके रहन सहन और खान पान के बारे में। 2 तत्व GS का सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है।
उन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग कहा जाता है। जहाँ तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है, वह हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। उनका कहना है कि जो सामान्य बुद्धि है उसी का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, जबकि विशिष्ट बुद्धि अलग अलग होती है सबकी। उनके अनुसार अंतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर सामान्य योग्यता में होता है। उनका विश्वास है कि किसी कार्य को करने में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही योग्यताओं का योगदान रहता है। जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विषय प्रायः सामान्य योग्यता में वृद्धि करते हैं, जबकि संगीत, कला, यहाँ पर गणित, विज्ञान, भाषा जो था वो सामान्य योग्यता में वृद्धि करते हैं, और जबकि संगीत, कला आदि से विशिष्ट योग्यता का विकास होता है। वो समान योग्यता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पर जो स्पीयरमैन है, उनका कहना है कि समान योग्यता जो है प्राय सभी कार्यों में थोड़ा बहुत अधिक वहाँ पर रहता ही है, अतः स्थानांतरण की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। आदर्शों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है बागले। उनके अनुसार अंतरण का संबंध इतना वस्तुओं या बातों से नहीं होता जितना कि उस बात को अंतरित करने वाले व्यक्ति के आदर्शों से होता है। यह आदर्श में महत्व देते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने अनुभव पर आधारित चिंतन, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का अंतरण करता है, जो उसके व्यक्तित्व और जीवन शैली के विभिन्न अंग बन चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को सफाई से करना सीख लेता है, यानी कि निपुण हो जाता है, तो वह जिस काम को भी हाथ लगाता है उसे जल्दी से कर लेता है। इसी प्रकार स्कूल में छात्र की समय की पाबंदी उसे कुछ समय कक्षा तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि स्कूल छोड़ने के बाद भी उसके जीवन के दूसरे पक्षों पर भी अंतरित हो जाती है। उनका सिद्धांत जो है चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मूल्यांकन का सिद्धांत भी कहते हैं। उनका मतलब ये आदर्श का सिद्धांत यह है कि जो अगर व्यक्ति अच्छी चीज़ों को सीखा रहता है तो उसका प्रयोग वह बाद में भी करता है। तो यहाँ पर स्कूल का उदाहरण दिए कि अगर समय का पाबंद रहेगा तो वह बालक बड़ा होकर भी उस चीज़ का पालन करेगा। गेस्टाल्ट थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्ट हैं, जिनमें कोहलर मुख्य हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य किसी भी विषय अथवा कौशल को सीखने में अपनी सूझ का प्रयोग करते हैं। वो सूझ के सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं ये गेस्टाल्ट जो है। और किसी भी विषय अथवा कौशल के सीखने में उसकी इस सूझ का विकास होता है और उसकी गति विकसित होती है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी दूसरे विषय अथवा कौशल के सीखने में यह सूझ ही स्थानांतरित होती है। तथ्यों का ज्ञान अथवा कौशल विशेष की तकनीकी नहीं, यहाँ पर सूझ को अधिक महत्व देते हैं, तकनीकी का नहीं। कोहलर ने वनमानुषों पर किए गए प्रयोगों में पाया कि एक बार उसमें समस्या समाधान की सूझ उत्पन्न होने पर वह अन्य समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत कम समय में ही कर लेते हैं। कोहलर के नियम को हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। अब देखेंगे स्थानांतरण की दशाएं। सिद्धांत तो हो गया, प्रकार भी हो गया। प्राय हर समय स्थानांतरण जो होता है वो संभव नहीं होता है, इसलिए इसके लिए अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी स्थानांतरण उतनी ही अधिक होगी, इसलिए इसकी निम्नलिखित दशाएं की आवश्यकता होती है। पहला तो है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर सीखने की इच्छा होगी तो व्यक्ति आसानी से स्थानांतरण कर सकता है। दूसरा, सीखने वाले की मानसिक योग्यता। अगर मानसिक स्थिति ठीक हो तो वह आसानी से सीखने का स्थानांतरण प्रक्रिया है वो हो जाती है। समझ,
जब व्यक्ति किसी भी विषय को आसानी से समझ लेता है तो स्थानांतरण जल्दी हो जाती है। सामान्यीकरण का योग्यता, जब व्यक्ति पहले से सीखे हुए कार्य को, जो अनुभव नॉलेज है, उस कार्य को अगर सीखता है तो वो जल्दी स्थानांतरण कर लेता है। विषय वस्तु की समानता, यदि दो विषय पूर्ण रूप से समान हो तो स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है, और भिन्न होगी तो स्थानांतरण में देरी होती है। उदाहरण देख लीजिए, भौतिक शास्त्र और गणित की विषय वस्तु में समानता पाई जाती है। इन दोनों में ही, इससे दोनों में ही स्थानांतरण संभव होता है। और अगर देख लीजिए कि इंजीनियरिंग के विषय तथा चिकित्सा के विषय में स्थानांतरण किया जाए तो नहीं हो पाएगा। शिक्षण विधियों की समानता, ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए जो पूर्व में सीखे हुए ज्ञान या कौशल पर आधारित हो तो स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। विषयों के स्थानांतरण मूल, विभिन्न विषयों के ज्ञान में स्थानांतरण की संभावनाएं अलग अलग होती है। ऐसी दशा में एक विषय का अध्ययन करने वाला उस विषय के ज्ञान का स्थानांतरण दूसरे विषय में नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान और भाषा साहित्य के स्थानांतरण मूल्य अलग अलग होते हैं। दूसरी ओर गणित तथा अर्थशास्त्र के विषय में स्थानांतरण के गुण अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर अंतर हो गया विज्ञान और भाषा साहित्य, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट हो गया तो स्थानांतरण में यानी कि स्थानांतरण की क्रिया नहीं होगी। जबकि यहाँ पर देख लीजिए गणित और अर्थशास्त्र में हो सकता है, क्योंकि मिलता जुलता सब्जेक्ट है। स्थानांतरण का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से स्थानांतरण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यदि गणित पढ़ाते समय विद्यार्थी को गणित के ज्ञान का उपयोग अन्य विषय में करना सिखाया जाए तो वे गणित का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में करना सरलता से सीख सकते हैं। स्वप्रत्ययनशीलता, जब सीखने वालों में सीखने की पूर्ण प्रत्ययशीलता हो तो वह किसी भी विषय को आसानी से सीख सकता है। विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने वालों में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल के प्रयोग जितने तीव्र मनोवृत्ति होती है वे सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का उतना ही अधिक प्रयोग नए ज्ञान एवं कौशल में कर सकते हैं। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है सीखने वाले की आयु, क्षमता और योग्यता के अनुकूल ही होनी चाहिए। उसके जीवन से जो संबंध और सीखने वालों के लिए सार्थक तथा उपयोगी और रुचिकर हो तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरण आसानी से हो जाती है। सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, रटी हुई विषय वस्तु की अपेक्षा उसे सोच समझ कर चिंतन कर शैक्षिक उपलब्धि ज्ञान, बोध और कौशलता प्रदान करती है जो स्थानांतरण की दशाएं प्रदान करती है। रटी हुई विषय वस्तु से प्राप्त ज्ञान को स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे उस विषय के बारे में जानकारी या समझ नहीं होगी, इसलिए रटी हुई विषय को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट है हमारा सीखने वाले की योग्यता। सीखने की मात्रा सीखने वाले की योग्यता पर निर्भर करती है, अतः सीखने वालों में यह योग्यता जितनी अधिक होगी उतनी अधिक मात्रा में स्थानांतरण संभव होगा। जैसे कोई बालक गणित में अधिक योग्यता रखता है तो उसकी योग्यता उसे अन्य विषय को सीखने में भी सहायता करेगी। तो हम स्थानांतरण के प्रकार और सिद्धांत और दशाएं देख लिए। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।